नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। बरेली के एडीजी से अनोखे अंदाज में शिकायत की गई है। पीड़ित ने अपने कुर्ते पर लिखवाया इश्तेहार। बीजेपी नेता ने हड़प ली जमीन, ये यहां पर इश्तेहार लिखवाया गया। बीजेपी नेता राम सिंह सैनी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। अमरोहा निवासी कैलाश चंद्र ने एडीजी से शिकायत की है। एडीजी ने अमरोहा पुलिस को इस पूरे मामले की जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। एडीजी से अनोखे अंदाज में शिकायत करने के लिए शख्स वहां पर पहुंचा। 1 फरवरी 2017 को 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता हुई, जो कि मैंने बीजेपी नेता राम सिंह सैनी से कहा, मैंने कि भाई मुझे जो 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, रुपए चाहिए। बोले रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको किसी चीज़ का एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। मैंने अपने रिश्तेदार भगवान सैनी से कहा, भाई ऐसे ऐसे एग्रीमेंट होना है। बोले एग्रीमेंट कराओ या बैनामा कराओ, मेरा पैसा तो मुझ पर अदा हो गया। तो कोई बात नहीं, मैंने इनको कहा राम सिंह सैनी आप चलिए, किसको भेजिएगा। इन्होंने अपने भाई संतराम को भेजा एग्रीमेंट के लिए। हमने उनके नाम एग्रीमेंट करा दिया। अब ये कोई बात नहीं, अब मेरे पास जो है पैसों का बंदोबस्त होता है, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कीजिए अब जो हमारा तुम एग्रीमेंट कैंसिल कराइए और अपना पैसा अपना लीजिए। अब इन्होंने सब टाल मठोल करते रहे और हमारे रिश्तेदार को इन्होंने जो है डरा धमका कर पैसों लालच देने के बाद उसको जो अपने लड़के रवि के नाम पर इन्होंने बैनामा करा लिया साहब। और बातचीत करने के लिए बरेली से हमारे संवाददाता हरीश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, पीड़ित की बात को तो हमने दर्शकों तक पहुंचा दिया, लेकिन एडीजी साहब ने इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया है, बताइए जरा। देखिए अनुपम, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद से जुड़ा हुआ है और उस पूरे मामले में एडीजी ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि पीड़ित पक्ष की सुनी जाए और निष्पक्ष तरीके से काम किया जाए। हालांकि जिन पर आरोप है वो एक पार्टी से जुड़े नेता बताए जा रहे हैं। हालांकि एडीजी ने साफ तौर पर कहा कि निष्पक्ष रूप से काम करिए और जो पीड़ित परिवार उनसे मिला है उसकी समाधान के लिए जरूर कोई रास्ता निकालिए, ताकि उसे दोबारा अफसरों के चक्कर न काटने पड़े। लेकिन जिस तरीके से ये युवक एडीजी के ऑफिस में पेश हुआ, उससे जरूर एक चीजें स्पष्ट हो पाई हैं कि थाना स्तर पर और जिले स्तर पर उसको न्याय नहीं मिला। हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हरीश शर्मा इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इधर कानपुर हिंसा मामले में शहर काजी के खिलाफ तहरीर दी गई है। बीजेपी नेता पवन गुप्ता ने शिकायत की है। इसमें शहर काजी हाजी अब्दुल कद्दूस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, कानपुर हिंसा में शहर काजी पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शहर काजी के खिलाफ तहरीर दी गई है। हाजी अब्दुल कुद्दूस, इन्होंने बहुत ही भ्रामक और जिससे कि जो माहौल है उसको बिगाड़ने वाले एक बयान दिया है कि अगर जो आरोपी हैं इनकी गिरफ्तारी को नहीं रोका गया तो ये सड़कों पे कफन बांध के उतरेंगे, और इसका अर्थ है कि कफन बांध के उतरेंगे तो मारेंगे और आगजनी करेंगे। सब चीज़ें इनकी चीज़ें हैं। तो हम लोग में एक जनता है और जनता में एक डर का माहौल है, तो जो कि आज हम लोग चाहते हैं कि सब हंसी खुशी रहे। और बातचीत करने के लिए सौरभ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सौरभ, शिकायत की गई है, अब ऐसे में पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को ले रही है? देखिए, साफ तौर से ये पूरा मामला लगातार बीते कई दिनों से चल रहा है और अब जब शहर काजी का एक विवादित बयान आया जिसमें काफी भड़काने वाला बयान था, हालांकि उसके बाद उन्होंने फिर बयान पलट लिया और फिर बैकफुट पे आ गए हैं, लेकिन उसको लेकर जो आहत पहुंचा और जिस तरीके से शहर में एक बात ये कही जा रही है कि कहीं ना कहीं ये हिंसा भड़काने का पूरा बयान था, उसको लेकर के बजरंग दल के जो बीजेपी के युवा मोर्चा के और बजरंग दल के कार्यकर्ता अलग अलग जगह जा रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफिस गए थे, वहां मिलने गए थे, और युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो महामंत्री हैं, वो गए थे कोतवाली, जहां पर उन्होंने तहरीर दी है और फिलहाल उनकी तहरीर जो है वहां पर बैठे हुए दरोगा ने ले ली है। बजरंग दल का साफ तौर से और युवा मोर्चा दोनों ही विंग का साफ तौर से कहना है कि वो कार्रवाई की मांग करते हैं और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंसा जो भी आगे हिंसा होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उनका कहना है कि ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। कानपुर हिंसा मामले के आरोपी जफर हयात से जेल में पूछताछ की गई है। जफर और जावेद से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई है। 17 सवालों को लेकर यह पूछताछ की गई है और पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। 3 घंटे तक जफर और जावेद से पूछताछ हुई है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं।
16 नहीं 17 बिंदुओं पर बात हुई है। जो मेन मास्टरमाइंड हयात था उससे पूछताछ हुई, जावेद से पूछताछ हुई और सबसे बड़ी बात ये जानने की कोशिश की गई जिस दिन हंगामा हुआ, जो पहला बिंदु था आपका फोन शाम को 7:30 के बाद क्यों स्विच ऑफ हुआ, लखनऊ जाने के पीछे क्या मंशा थी, जावेद से आपके क्या संबंध है और जो पोस्टर छापे गए थे सिर्फ 20 पोस्टर क्यों उठाए गए, जो प्रिंटिंग प्रेस शंकर की बात की जा रही है उसके बयानों को उनसे क्रॉस चेक किया गया। ऐसे तमाम 17 बिंदुओं में बात की जो हमारे सोर्सेज बताते हैं। लंबी पूछताछ हुई और उसकी वीडियो फोटोग्राफी भी हुई। 3 सदस्यीय टीम प्लस 2 फोटोग्राफर यानी 5 लोग अंदर गए और उसके बाद यहां से बाहर निकले। कानपुर हिंसा से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कई युवा पथराव कर रहे हैं, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। इतना ही नहीं, पथराव के दौरान इलाके में लूटपाट भी की गई। कई दंगाइयों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंह को कपड़े से भी ढक रखा था। हालांकि इन सब फुटेज के आधार पर दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानपुर हिंसा मामले में एक और सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है जो न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया है। ये वीडियो यहीं पर बनाया गया था, इसी सीसीटीवी में यहां पर लगे हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह उपद्रवी यहां पर हमला कर रहे थे और ये नया सीसीटीवी वीडियो है जिसकी जांच अब एसआईटी करेगी। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। कानपुर हिंसा के आरोपी मास्टरमाइंड जफर हयात से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि जफर पर सीए हिंसा मामले में भी नामजद एफआईआर हुई थी, लेकिन चार्जशीट में जफर को क्लीन चिट मिल गई थी। पुलिस कमिश्नर ने अब क्लीन चिट देने वाले अफसर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मास्टरमाइंड जफर हयात के मामले में पूर्व में जो मुकदमे दर्ज हुए थे 2019 में सीए के विरोध के दौरान, जिसमें वो नेम्ड था और आखिरकार चार्जशीट में उसका नाम किस तरह हटाया गया, क्या वो हवाले दिए गए जिसके चलते एक ऐसे उपद्रवी का नाम हटाया गया, इसकी जांच अब पुलिस कमिश्नर ने दे दी है और इस मामले में विभागीय जांच होगी और उन सभी आईओस का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का बयान दर्ज किया जाएगा कि आखिरकार किस आधार पर उन्होंने जफर को क्लीन चिट दी थी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी भी अब घेरे में नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। कानपुर हिंसा केस में बेकनगंज क्षेत्र के सीओ अकमल खान ने बड़ा खुलासा किया है। सीओ अकमल खान का कहना है कि बंद की कॉल के नोटिस के बाद से ही जफर हयात हाशमी उनके संपर्क में था, लेकिन बाद में बंद को स्थगित कर दिया गया था और जुलूस की कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में हालात बिगड़ गए। माना जा रहा है कि एसआईटी अकमल खान से भी जानकारी ले सकती है। हिंसा मामले में क्षेत्राधिकारी जो बेकनगंज हैं उनसे हम सीधे तौर से अकमल साहब से, जिनके लिए ये इस तरीके की बात आई है सामने कि अब इनसे भी जानकारियां ली जाएंगी तमाम चीज़ों की। सर, एक महज सवाल कि क्या अभी तक किसी अधिकारी ने संपर्क साधा या किसी एटीएस की टीम ने, क्योंकि आप यहाँ पर रहे और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आपसे वो संपर्क में था मास्टरमाइंड जफर हयात। देखिए, ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है कि उसके संपर्क किससे किससे थे, उसकी जांच भी होनी चाहिए। और जहाँ तक रही मुझसे पूछताछ की बात, तो निश्चित रूप से मैं सारी पूछताछ। कानपुर की ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने मस्जिदों के इमामों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कल जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सीधे घर जाएं। उन्होंने लोगों से अमन चैन बनाए और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। तो बड़ी खबर इस वक्त कल जुमे की नमाज को लेकर लोगों से अपील की है, नमाज पढ़कर सीधे घर जाएं। काउंसिल ने यह बात कही है। मस्जिद के इमामों को यह पत्र लिखा गया है। नमाज लोगों को सुख शांति के लिए पढ़ी जाती है। नमाज लोगों को दिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने के लिए पढ़ी जाती है। लिहाजा कल जुमे का दिन है। एक जुमे को दंगा इस शहर में हुआ था, दूसरे जुमे को अमन का पैगाम मुसलमानों की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो इस प्रदेश को न्यायपूर्वक चलाना चाह रहा है। लिहाजा मैं उन तमाम सियासी जमातों और उनके नुमाइंदों से कहूँगा कि वो इस वक्त जब शहर जला हुआ है इस पर मरहम रखने का काम करें, इसमें अशांति पैदा करने का कोई कार्य ना करें और सबसे पहली प्राथमिकता हो कि हम शांति व्यवस्था कायम करें। कानपुर के चंद्रेश्वर हाता से लोगों के कथित पलायन की खबर पर हाते में रहने वाले लोगों ने कहा कि यहां कोई पलायन नहीं होगा। हाते के बाहर लोगों ने पोस्टर लगाया है, इसमें लिखा हुआ है कि पलायन नहीं पराक्रम होगा, भ्रामक मीडिया का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चंद्रेश्वर हाता से लोगों के पलायन का दावा किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे गलत बताया है।
भारतीय जनता पार्टी ने 9 एमएलसी उम्मीदवारों के आज नामांकन दाखिल कराए हैं। नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए 7 मंत्रियों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इनमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी पहले से ही एमएलसी रहे हैं और योगी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश आजाद पहली बार योगी सरकार में मंत्री बने हैं। माना जा रहा है कि उनका निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। 13 सीटों पर हो रहे विधान परिषद में 20 जून को मतदान होना है। हालांकि कोई भी अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं होने के चलते मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 13 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और इन एमएलसी की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उनका नामांकन पत्र आज दाखिल किया गया। सभी 9 उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। जिम्मेदारी पार्टी संगठन हमको अब तक दी है, उसको पूरी प्रयास करके और बाखूबी निभाने का प्रयास किया है और आगे आने वाले समय में जो सरकार में हमारा दायित्व है उसको भी अच्छी तरीके से निभाने की पूरा प्रयास करेंगे। रात दिन मेहनत करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, सुशासन को स्थापित करना, कानून व्यवस्था को और बेहतर करना, ये हम सब लोगों के। देखिए, सबसे पहले तो मैं अब तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, पूरे अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आदरणीय हमारे मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक युवा कंधों पे ये दायित्व, ये जिम्मेदारी दी है और हम सब मिल के पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और जनता के बीच में रह के पार्टी के पक्ष को रखेंगे मजबूती से। सरकार के जो काम है उनको ग्राउंड लेवल पर ले जाने का काम करेंगे। नामांकन के बाद कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएंगे और विकास को आगे बढ़ाने के मुख्यमंत्री के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं अपने नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और संगठन का और इस प्रदेश की महान जनता का और बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे काम दिया है। पिछले 5 वर्षों में योगी जी के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसे आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग करते रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, जो पूरे देश के हर जाति, हर वर्ग के लिए कोई आरोप नहीं, न जातिवाद है, न परिवारवाद है, न क्षेत्रवाद है, राष्ट्रवाद का ज़रूर आरोप लग रहा है और सिरमौर है भारतीय जनता पार्टी। देश की बात करती है, अपने राष्ट्र की बात करती है, उसका इनाम देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ किस कदर खड़ी है वो आपसे छिपा नहीं। विधान परिषद के लिए नामांकन के बाद मुकेश सिंह ने कहा कि पार्टी में मेहनत का फल उन्हें मिला है। मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए वास्तव में बड़े ही प्रसन्नता का लिए और बड़ा दिन है और यही बात कही जाती है कि पार्टी विद द डिफरेंस। इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है कि मुझ जैसे समान से कार्यकर्ता जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको विधान परिषद में भेजने का भी निर्णय लिया। इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस है, कोई वंशवाद वाली बात नहीं है। कार्यकर्ता को भी यहाँ अवसर मिलता है, यह पार्टी ने सिद्ध करके दिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को मुझ जैसे अपनी भारत माता जननी है अपनी पार्टी और उसके लिए काम करने के लिए हम तो काम करते ही करते, लेकिन हम तो कहते आप जीते, इसीलिए इनको आशीर्वाद दिया। जो कुछ सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार मैंने काम। अब जब पार्टी ने आपकी निष्ठा का आपको इनाम दिया है, अब उच्च सदन आपको भेजा है, लगता है आप कन्नौज के लोगों की बातों को उच्च सदन में और प्रखरता से रख पाएंगे? हाँ, रख पाएंगे, रखेंगे। जो बात आएगी सामने अपने लंबित होगी। अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। गंगा स्नान के दौरान 5 लोग डूबे हैं। 2 युवकों को गोताखोरों ने सकुशल निकाला है बाहर।
2 युवकों की मौत हुई है, एक अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बदायूं से अलीगढ़ आए थे गंगा स्नान करने सभी लोग। तो ये बड़ी खबर इस वक्त यहां पर 2 युवकों की मौत हुई है, एक अभी भी लापता है। गंगा स्नान के दौरान 5 लोग वहां पर डूबे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ हेड स्वागत है। ब्रेक के बाद हाथरस से खबर है, पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कल देर रात पशु तस्करों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर पुलिस जीप में टक्कर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कॉम्बिंग कर रही थी और इसी दौरान बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। कानपुर देहात में पुलिस ने एंटी रॉयट उपकरणों के साथ परेड की। साथ ही संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात किए हैं। बता दें कि कानपुर की घटना के बाद सरकार ने सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। खबर गाजियाबाद से है। सब्जी मंडी में पल्लेदार की पीट कर हत्या कर दी गई। चोरी के शक में हत्या किए जाने का आरोप है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गोदाम मालिक ने बिजली के शॉक दिए। इस घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं थी, हमारे पति अच्छे काम करते थे, अच्छे खिलाते भी थे, पिलाते भी थे, पर ये पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि लोग ने अंदर बंद करके क्यों मारा। वो पानी भी मांगे थे पीने के लिए, उन्हें 1 लीटर की जगह 2 लीटर पानी पिलाया गया, शॉट भी लगाया गया सर पे। गाजियाबाद में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। लोनी इलाके के न्यू विकास नगर कॉलोनी के पास सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर में आग लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है और किस तरह से आग की लपटें उठती दिख रही हैं। तो बिजली के ट्रांसफार्मर में यह भीषण आग लगी। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोनी इलाके में यह हादसा हुआ है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त सूबे में और भी कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। हम 2 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें अलीगढ़ और आगरा की हैं। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लोगों के मुताबिक ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी नीचे पड़े कूड़े में जा गिरी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उधर आगरा में मकान और जूते के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सीतापुर में NH-24 पर मजदूरों से भरी तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलट गई। इस हादसे में 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बस कुशीनगर से चंडीगढ़ जा रही थी, तभी खैराबाद थाना क्षेत्र में यह हादसा हो गया। तो हादसे में 15 मजदूर वहां पर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुशीनगर से चंडीगढ़ ये बस जा रही थी और NH-24 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। नुपुर शर्मा प्रकरण को लेकर रुबीना खानम ने असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निष्कासित किया है, यह भाईचारे के लिए बीजेपी का सराहनीय कदम है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता और विधायक देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करते हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उन पर ओवैसी कार्रवाई क्यों नहीं करते। बता दें कि रुबीना खानम समाजवादी पार्टी की महिला सभा की पूर्व महानगर अध्यक्ष रह चुकी हैं। के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को इस प्रकरण के बाद पार्टी से निष्कासित किया है, ये भारत के आपसी भाईचारे के लिए, भारत की एकता व अखंडता को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय कदम है। लेकिन मुझे पीड़ा तब होती है जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता और उनके विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्यों का अपमान करते हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं,
और लेकिन उन पर वो भरी हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज नुपुर शर्मा प्रकरण पर जिस तरह से ओवैसी साहब उछल उछल कर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं ओवैसी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? उन्हें क्या पार्टी से निष्कासित किया? आज गंगा दशहरा और इस मौके पर जगह जगह लोग गंगा और दूसरी नदियों में स्नान कर रहे हैं। हम आपको अभी 4 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज, चित्रकूट, संभल और शाहजहांपुर की हैं। सभी जगहों पर लोग सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ लोग जयकारे लगा रहे हैं और स्नान के बाद मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये 4 जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आज गंगा दशहरे के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूजा अर्चना की जा रही है, स्नान ध्यान किया जा रहा है और लोग दान भी इस मौके पर कर रहे हैं। हरिद्वार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों की बात करें, बड़ी संख्या में स्नान ध्यान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ हेडलाइन